नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान न सिर्फ उनके लिए और आरएसएस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भारी पड़ता जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को वास्तविक आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली। तारीख आपको याद ही होगी, ये वही तारीख है जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल, और वास्तविक आज़ादी उसको बता रहे हैं। उससे पहले आपको पता ही होगा कि 2014 को वास्तविक आज़ादी बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में हमें आज़ादी मिली कब, लेकिन इतना उन्होंने तय कर लिया है कि वो 1947 में मिली आज़ादी को वास्तविक आज़ादी नहीं मानते। 1947 की आज़ादी के से मिला हुआ जो संविधान है उससे उनका वास्ता नहीं है, उसको वो नहीं मानते हैं। हालांकि उसी संविधान के अनुसार जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के तहत वो चुनकर आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सरकार में शामिल हैं और तीसरी बार सरकार चला रहे हैं। लेकिन उस संविधान को मानने से काफ़ी हिचकते रहते हैं। बड़ी उम्मीद थी, बहुत कोशिश की गई कि 2024 में इतनी सीटें मिल जाएं कि उस संविधान को बदल दिया जाए, यानी जिसको वो गुलामी का दस्तावेज समझते हैं उस संविधान को बदल दिया जाए और नया संविधान लाया जाए। लेकिन देश की जनता ने उनको उस लायक छोड़ा नहीं, बनाया नहीं, क्योंकि महज 240 सीटों पर समेट दिया। कामना की थी, उम्मीद की थी कि 400 के पार सीटें आएंगी और उसके बाद ये सारे काम कर लेंगे। खैर, लेकिन आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला किया, और राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो बातें कही हैं वो बहुत उसके गहरे अर्थ दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि यह दिखाता है कि आरएसएस प्रमुख, उनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, और उस विचारधारा के जरिए जो पनपने वाली राजनीतिक पार्टी है, उन सब की सोच संविधान को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को लेकर उनके मन में किस तरह के विचार हैं, ये साफ दिखाई पड़ता है। और ऐसे मौके गाहे बगाहे आते रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बात कही है। आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। उसका भी नुकसान हुआ उनको, और नुकसान इस तरह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतते जीतते चुनाव हार गई। ऐसा कहा जाता है कि वो जीत रही थी या इस तरह का माहौल बनाया गया था, लेकिन चुनाव हार गई, बुरी तरह से उसकी हार हुई। उसके बाद संविधान को बदलने की आशंकाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आने लगी। ये बताया गया कि 400 पार सीट का नारा इसलिए दिया जा रहा है 2024 में कि इतनी सीटें आएंगी तभी हम लोग संविधान को बदल सकते हैं, संविधान को अपने आप अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। बीजेपी के जिम्मेदार नेताओं ने ये बातें कही थी और ये एक बड़ा कारण रहा जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया। और अब आरएसएस प्रमुख एक बार फिर उस वक्त ये सारी बातें कह रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी संविधान के मुद्दे पर तो घिरी ही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को लेकर दिए बयान में उलझे हुए हैं। पूरा विपक्ष उन पर हमलावर है, उन पर माफ़ी मांगने का दबाव बना रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया, उस पर वो माफ़ी मांगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बर्खास्त करें। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत ने ये बात कही क्यों कि एक आज़ादी मिली है। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं ने, आरएसएस के कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ऐसी बातें अक्सर कही हैं, लेकिन मोहन भागवत एक इतने बड़े संगठन के शीर्ष नेता हैं, शीर्ष व्यक्ति हैं, वो इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं। और आप देखिए कि पिछले कुछ समय में मोहन भागवत के बयान ऐसे कुछ और आए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उससे दिक्कत होने लगी। याद करिए, जिस तरह से जब ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला आया, कोर्ट में गया, उसके बाद फिर कुछ और मामले आए, तो मोहन भागवत ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर
मस्जिद के भीतर शिवलिंग ढूंढें, और इस तरह से करना ये ठीक नहीं है। उसकी इस तरह की प्रवृत्तियों की काफ़ी आलोचना उन्होंने की। और जबकि ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है ये भी पता है कि मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम कौन कर रहा है, किससे उनको शह मिल रहा है, किससे उनको समर्थन मिल रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो बड़े नेताओं ने नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से और तमाम दूसरे छोटे नेताओं ने मोहन भागवत की इसके लिए आलोचना की। और आलोचना इस कदर बढ़ने वाली थी कि धीरे धीरे मोहन भागवत को गैर हिंदू साबित कर दिया जाता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आरएसएस बीजेपी के तमाम ऐसे नेता, ऐसे लोग चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन अगर वो मौजूदा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अगेंस्ट अगर काम करते हैं तो उनको घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वो स्थिति मोहन भागवत के संदर्भ में नहीं बनने पाई और मुद्दे आ गए, लोग उलझ गए और उस बात को भुला दिया गया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए कि इस तरह की चीज़ों को करके, मंदिर मस्जिद जैसी चीज़ों को उछाल कर कुछ लोग नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को हिंदुत्ववादी नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरह से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। किसके ऊपर ये निशाना साधा गया, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रहे थे। तो इस तरह के तमाम बयानों को जब वो दे रहे हैं और राम मंदिर के संदर्भ में भी जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगा कि शायद वो अपने उन बयानों से जो एक आलोचना का शिकार हुए उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो डैमेज कंट्रोल जिसको कहा जाता है, उसकी कोशिश में वो लगे हुए हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल करते करते अब उन्होंने उस पूरे प्रकरण को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया कि अब आरएसएस को भी उसका बचाव करना मुश्किल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी बचाव करना मुश्किल हो रहा है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर इस तरह का बयान उन्होंने किसी दूसरे देश में दिया होता, किसी दूसरे देश की सरकार होती, तो उनके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह तक का मुकदमा चलाया जा सकता था। क्योंकि आप अपनी आज़ादी को खारिज कर रहे हैं, आप अपने संविधान को खारिज कर रहे हैं, आप देश की जनता को खारिज कर रहे हैं, आप देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले हज़ारों लोगों की शहादत को आप खारिज कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें। लेकिन यहाँ पर चूंकि उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, उनके समर्थन वाली सरकार है, तो उस पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बैकफुट पर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है, बावजूद इसके कि वो दिल्ली में 1998 के बाद से सरकार में नहीं है, फिर भी वो बैकफुट पर है, क्योंकि लोकसभा केंद्र में उसकी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए एक लगातार कोशिश कर रही है। 3 टर्म कांग्रेस पार्टी से हारती रही और पिछला 2-3 टर्म जो है वो आम आदमी पार्टी से हार रही है। अब मोहन भागवत का ये बयान, इस जो उसकी कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ रही थी, उसको और भी ज़्यादा धूमिल करने वाली हैं। दूसरी ओर बिहार विधानसभा का भी चुनाव है आने वाले कुछ दिनों में। बिहार विधानसभा का एक चुनाव मोहन भागवत के कारण ही डैमेज हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल हो चुका है। और ठीक उससे पहले जब ये एक और बयान आया जिसमें वो सीधे तौर पर देश की आज़ादी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये बयान भी बहुत राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाने वाला साबित होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या आरएसएस अभी भी 1947 की आज़ादी को आज़ादी नहीं मान रहा है? नहीं मान रहा है तो फिर उसको वो साफ तरीके से कहता क्यों नहीं है? उस बात को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहता है? लेकिन किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं, जैसे जैसे उसका मौका आता है तब वो कहते हैं। आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब सत्ता में नहीं थे तो उन चीज़ों का बिल्कुल जिक्र नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता में आए तो वो सारी चीज़ें उभर कर आने लगी। तो आरएसएस की अपनी ये कार्यशैली है, लेकिन इन्हीं के बीच कभी कभी उस तरह की जो मन के अंदर दबी हुई बातें होती हैं वो निकल कर चली आती हैं बाहर। वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया गया बयान हो, आरएसएस प्रमुख का ये बयान हो, आरक्षण को लेकर दिया गया बयान हो, या बीजेपी के नेताओं की ओर से जो संविधान को बदलने जैसी बातें कहने का मुद्दा हो। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में है, लेकिन इनको समय समय पर समय देखकर इनके बारे में कोई निर्णय लिया जाता है, कुछ कहा जाता है, लेकिन किसी किसी नेताओं के ज़रिए ये बातें बाहर आ जाती हैं, जिससे ये पता लग जाता है
कि संविधान को लेकर, आज़ादी को लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। लेकिन अब इस मुद्दे पर आरएसएस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ज़बरदस्त जो विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी, अब उसका नुकसान उठाना ज़रूर पड़ेगा, क्यों ये तय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।